शामिल करेंगे, समाज संबंधित है। देखिए ये खराब बताया जा रहा है, कैसे बताया जाता है, उसमें शिक्षा के स्तर को देखते हुए, शिक्षा का स्तर कैसा, उसमें महिलाओं की भागीदारी को देखते हुए, महिलाओं की भागीदारी कितनी है, महिलाओं की भागीदारी किसमें, व्यवसाय लाने में, रोजगार में, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी बोला जा सकता है। ऐसे ही वहां पर मृत्यु दर क्या है, वहां पर लोगों की पसंद क्या है, फैशन क्या है, कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं वहां पर, ठीक है। ऐसे ही पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है, आर्थिक वातावरण में हम जीडीपी के कम ज्यादा होने को शामिल करेंगे, इसमें प्रति व्यक्ति आय शामिल करेंगे। अगर कहा जाए एक देश में प्रति व्यक्ति आय का घटना या बढ़ना, कौन से वातावरण में शामिल करा जाएगा, तो आप सामाजिक बताएंगे ना कि आर्थिक, चाहे इसका संबंध पैसे से ही क्यों ना हो, प्रति व्यक्ति आय। ये बात याद रखनी इम्पोर्टेंट है, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट था। बाकी सारे पॉइंट तो आपको कनेक्ट करेंगे। जो वैधानिक वातावरण है, इस वैधानिक वातावरण में हम क्या शामिल करते हैं, इसमें हम शामिल करेंगे नियम को। जो भी नियम एक व्यावसायिक वातावरण में बनाए सकते हैं, व्यवसाय के लिए बनाए जा सकते हैं, उनको हम वैधानिक वातावरण में शामिल करेंगे। अब नियम एक सिंपल सा शब्द है, नियम के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। मेरे ख्याल से स्क्रीन आपको ब्लर नजर आ रही है, स्क्रीन साफ नजर आ रही है सभी को, कोई मुझे एक बताए। साफ नहीं है ना, ठीक है, ये मैंने देख लिया अभी, लेकिन ये सिर्फ आपके साथ ही प्रॉब्लम, इंग्लिश को पढ़ाया, कोई प्रॉब्लम चेंज आप साफ है। ओके, चलो करते हैं एक बार आगे की क्लास। कैमरा एडजस्ट करना पड़ता है एक बार हटाने के बाद। ये कोई कॉल करके मुझे भी परेशान कर रहा है। हेलो, हेलो, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, नमस्ते, मैं क्लास ले रहा हूँ शिवम, आप मुझसे थोड़ी देर बाद बात करना, एक मतलब 1:30 बजे। चलो मैं वापस आ गया। हाँ, सब जुड़े हुए हैं अभी, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसे फ्लाइट में आता हूँ, जिससे किसी का कॉल नहीं आएगा। Flight mode, आगे पढ़ते हैं हम। देखो नियम जो है नियम के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। कुछ नियम है जो न्यायालय बनाता है,
ओके, मेरी आवाज आ रही है? एक बार मुझे ये आवाज नहीं है। ओके, चलो, आपकी क्लास में पता नहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती सारी। आगे देखते हैं। संवैधानिक वातावरण है, ये नियमों से संबंधित है। नियम जो सरकार बना सकती है, नियम जो है वो न्यायालय द्वारा बनाए जा सकते हैं। न्यायालय नियम जो है कोई संगठन बना सकता है या संस्था बना सकती है। अगर सरकार बनाते हैं तो उसे ज्यादातर अधिनियम के नाम से जाना जाता है, या आदि नाम से जा सकता है। ऐसे न्यायालय जो वो भी आदेश ही देता है, और ये जो संस्थाएं इनके द्वारा बनाए गए नियमों को नियमों के नाम से ही जाना जाता है नियमों। तो वैधानिक वातावरण में हम सरकार द्वारा पारित अधिनियम या आदेश, न्यायालयों के आदेश या किसी संस्था के, वैधानिक संस्था के नियमों को शामिल करते हैं। तो इनके द्वारा कोई से भी नियम बनाए जाएंगे तो उनको वैधानिक वातावरण में शामिल करेंगे। जैसे क्या हो सकता है, सरकार ने जीएसटी बिल पारित करा, तो ये जीएसटी बिल का पालन क्या है, अधिनियम पारित करना। जीएसटी एक्ट जो पारित करा, तो ये वैधानिक वातावरण का हिस्सा हो जाएगा। अगर न्यायालय ने कोई आदेश दिया कि ये वाली गाड़ी के इंजन नहीं चलेंगे, या फिर अब क्या, ये वाले मास्क नहीं बिकेंगे, तो ऐसे आदेश क्या कहेंगे, वैधानिक वातावरण का हिस्सा कहेंगे। राजनीति में किसको शामिल करते हैं, राजनीतिक वातावरण में हम शामिल करेंगे सरकार के प्रकार, सरकार का प्रकार, सरकार का स्थायित्व कितना है, कितने दिन तक एक साथ रहती है, सरकार का व्यवसाय के प्रति नजरिया। इसका मतलब समझें, सरकार का प्रकार का मतलब है कि सरकार गठबंधन सरकार है या फिर बहुमत से, पूर्ण बहुमत से बनी हुई सरकार है। स्थायित्व का मतलब कितने समय तक रहती है। जैसे मोदी सरकार जो है अब 10 साल की रहेगी, ठीक है, 5 साल पूरे हो चुके हैं, 1 साल पूरा हो चुका है, दूसरा टर्म चल रहा है। तो अगर सरकार स्थायित्व है तो नीतियों में स्थायित्व रहेगा, व्यवसाय के लिए उसकी नीतियां हैं जो एक समान रहेंगी। सरकार का प्रकार भी यही इसी तरीके से प्रभावित करता है। अगर सरकार गठबंधन है तो फिर व्यवसाय के लिए जो है कोई ना कोई आवाज उठाता रहेगा, बार बार डिस्टर्बेंस करता रहेगा, जिसकी वजह से नीतियां अलग टाइप की बनेंगी। और पूर्ण बहुमत से बनी है तो एक व्यक्ति, एक जो नेता है, जो लीडर होगा मेन, वो जैसा डिसाइड करेगा वैसे ही नहीं बनी। व्यवसाय के प्रति सरकार का नजरिया कैसा है, जैसे अगर भारतीय सरकार कहे कि चाइना के उत्पाद भारत में नहीं बेचे जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, तो अब चाइना के लिए क्या हो गया, सरकार का नजरिया कैसा है, नकारात्मक है। ये भी व्यवसाय को प्रभावित करेगा, ठीक है। चाइना के प्रोडक्ट आना बंद हो जाएंगे मार्केट में, तो जो चाइनीज प्रोडक्ट ही बेचते थे उनका व्यवसाय बंद हो जाएगा। व्यवसाय पे प्रभाव पड़ता है सीधे सीधे, आप देख रहे हैं। तो ये भी क्या है, व्यवसाय को प्रभावित करता है। तकनीकी वातावरण में हम सिर्फ 2 ही तकनीक को शामिल करेंगे, एक उत्पादन की तकनीक और एक व्यवसाय चलाने को, व्यवसाय का निष्पादन करने की तकनीक, चलाने की तकनीक। तो अगर उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होता है, इस तकनीक में भी परिवर्तन जाता है, तो उसे भी हम तकनीकी वातावरण का हिस्सा मानेंगे। और व्यवसाय को चलाने की तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो उसे भी हम तकनीकी वातावरण का हिस्सा मानेंगे। चलाने की तकनीक में परिवर्तन का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा पहले एक व्यवसाय में एक सॉफ्टवेयर चलता था जिसका नाम था टैली। उसके बाद एक नया सॉफ्टवेयर आया बिजी। पहले टैली से व्यवसाय चलाया जाता था, रिकॉर्डिंग होती ट्रांजेक्शन की, अब बिजी सॉफ्टवेयर से होने लगी। ऐसे ही हो सकता है, पहले हाथों से काम किया जाता था, रिकॉर्डिंग वगैरह जो है ट्रांजेक्शन की, कैलकुलेशन वगैरह, अब मशीनों से की जाती है। तो निष्पादन करने के तरीके में परिवर्तन आ गया, तो इसे तकनीकी वातावरण का हिस्सा मानेंगे। कोई कंफ्यूजन व्यावसायिक वातावरण के आयाम में? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो हम नई आर्थिक नीति जो 1991 में बनी, जिसके बारे में आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं एक बार। नई आर्थिक नीति 1991 में आई और इसके 3 घटक थे, 3 घटक पर आधारित थी, जिनको एलपीजी के नाम से जाना जाता है। एल का मतलब उदारीकरण है,
इंग्लिश में इसे लिबरलाइजेशन कहते हैं। पी का मतलब निजीकरण। ओके, थैंक यू बताने के लिए। निजीकरण। और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। हाँ, तो ये टॉपिक आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर बच्चों को ये पता होंगे तीनों टॉपिक। इस बार कपिल शर्मा बताएगा मुझे कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। हम्म, खुला किया जा सके, ठीक है। आपको आइडिया है मतलब क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ना, दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं की। आप देखें, पैसा कमाने के लिए ना, कोई भी व्यक्ति अगर पैसा कमाता है तो वो अर्थव्यवस्था की वजह ही कमा पाता है। एक देश के पास एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। वो अर्थव्यवस्था ही एक कारण है जिसकी वजह से सभी पैसा कमा पा रहे हैं। अगर उस अर्थव्यवस्था को हटा दिया जाए तो सभी पैसे नहीं कमा पाएंगे, कुछ ही लोग कमा पाएंगे। गरीबी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे, एक दूसरे को मारने लगेंगे। तो अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर लोग आजीविका अर्जित करते हैं, लोग धन कमाते हैं। कैसे धन कमाते हैं? अपना व्यवसाय खोलकर, कहीं पर रोजगार कर कर, कोई खेती वगैरह कर कर, ठीक है, कोई सेवा प्रदान करके, इस तरीके से ये पैसा कमाते हैं लोग। अगर ये पैसा कमाने की जो व्यवस्थाएं हैं इनको जोड़ दिया जाए, यानी कि भारत की जो पैसा कमाने की व्यवस्था है उसको दूसरे देशों की पैसा कमाने की व्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिया जाए, तो इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं से एकीकरण, अर्थव्यवस्थाओं से एकीकरण क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। यानी कि अगर ऐसा कर दिया जाए कि भारत में दूसरे कंट्री के लोग आकर विनियोग कर सकते हैं, यानी कि अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, दूसरे लोग आकर रोजगार कर सकते हैं, दूसरे लोग आकर कोई सेवा प्रदान कर सकते हैं, तो एकीकरण हो गया ना। अब दूसरे लोगों के लिए भारत के दरवाजे खुल गए। ऐसे ही भारत के लोग भी जा सकते हैं दूसरे देशों में और अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, कोई रोजगार कर सकते हैं वहाँ, या कोई सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएगा? इससे क्या हो गया? अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हो गया, धन कमाने की व्यवस्थाओं का एकीकरण हो गया, और इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। मुस्कान, मुझे आप निजीकरण का मतलब बताएं। मुस्कान, आप मुझे सुन पा रही हैं तो मुझे निजीकरण का मतलब बताएं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार का क्षेत्र है ये। सार्वजनिक क्षेत्र का या तो पूर्ण हिस्सा, पूरा का पूरा, जैसे अगर मैं कहूँ इंडिया का एक रेलवे भाग है, इंडियन रेलवे, तो उसका कुछ हिस्सा, 50%, 10%, 30%, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर क्षेत्र का कह दिया मैंने, महाराष्ट्र का या फिर दिल्ली का, तो कोई भाग या फिर पूरा पूरा हिस्सा किसको दे दिया जाए? निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिया जाए, निजी क्षेत्र को बेच दिया जाए, या कहें निजी क्षेत्र को विनिवेश कर दिया जाए। उसका मतलब भी बेचना ही होता है, निजी क्षेत्र। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे निजीकरण कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का निजी क्षेत्र में क्या हो रहा? विनिवेश होना। इस तरीके से भी बोल सकते हैं इस बात को, दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे जो सार्वजनिक उपक्रम है उसका निजी क्षेत्र को विनिवेश करना या निजी लोगों को विनिवेश करना क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। बात क्लियर है? इससे कुछ फायदे मिलते हैं सरकार को। जैसे कि अगर सरकारी कोई उद्योग है तो सरकार को उसके लिए बजट बनाना पड़ता है। अगर लॉस में जा रही है तो लॉस को बियर करना पड़ता है, यानी कि अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान को सहन करना पड़ता है। अब क्या, अगर निजी क्षेत्र में चला गया तो ये निजी क्षेत्र की सरदर्दी, व्यवसाय चल रहा है तो चले, नहीं चल रहा तो सरकार की उसमें कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। ये नहीं सरकार को बजट बनाना पड़ेगा उसके लिए, बजट में उसके घाटे को सहन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। और कुछ और फायदा भी मिलता है लोगों को। निजी क्षेत्र जो है वो एक कुशल क्षेत्र होता है, ये कुशल क्षेत्र होता है, तो लोगों को कुशल सुविधाएं मिलती हैं, अच्छी
किस्म की सुविधाएं मिलने लगती हैं। बात क्लियर है? एक है लवकेश, नहीं नाम क्या है, एक मिनट में चेक करता हूँ। लवकेश, आप मुझे बताएं उदारीकरण का क्या होता है? ठीक है, प्रतिबंधों को हटाना, लेकिन कौन से प्रतिबंध? जो अनावश्यक हैं। अगर सारे ही प्रतिबंध हटा दिए तो व्यवसाय ही देश को चलाने लग जाएंगी, सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? हटाना कहलाता है उदारीकरण। ठीक है, अनावश्यक प्रतिबंध हो क्या सकते हैं? जैसे सरकार ने कह रखा है कि आप जो है 1000 इकाई से ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते एक महीने में या एक साल में, आप जो है 10 करोड़ से ज़्यादा का विक्रय नहीं कर सकते। ये सब प्रतिबंध है। आपको क्या है, कर ज़्यादा देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है सरकार ने, 50% कर देना पड़ेगा, ऐसा कह रखा है। तो क्या अनावश्यक प्रतिबंध लगा रखे हैं सरकार ने कि आपको लाइसेंस लेना ही पड़ेगा इस उत्पाद के लिए भी, जिसका कोई नुकसान नहीं होने वाला लोगों को, उसके लिए भी लाइसेंस लें। तो ये सारे क्या है, प्रतिबंध हैं, अनावश्यक हैं। इनको हटाने को हम कहते हैं उदारीकरण। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आयात, उदारीकरण, इन तीनों में से किसका भाग होगा? कोई बता सकता है मुझे? आयात उदारीकरण को हम उदारीकरण का भाग मानेंगे, निजीकरण का, या वैश्वीकरण का? इसको हम वैश्वीकरण का भाग मानेंगे, क्योंकि आयात का उदारीकरण का मतलब हो गया आयात पे लगे प्रतिबंधों को हटाना। अगर इन प्रतिबंधों को हटाया जाएगा तो अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हो रहा है उस टाइम पर, ना कि सिर्फ प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। बात क्लियर है? आयात पर लगे प्रतिबंध को हटाने से हम सिर्फ उसे उदारीकरण ना बोलकर वैश्वीकरण बोलते हैं, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था इंटीग्रेट होती है, एकीकृत होती है। ओके, ये याद रखनी है बात, इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। इसके बाद हमने विमुद्रीकरण पढ़ा था। विमुद्रीकरण, एक बार विमुद्रीकरण का मतलब समझ ले। मेरे ख्याल आप ज़्यादातर बच्चे जानते हैं विमुद्रीकरण क्या होता है। विमुद्रीकरण समझने से पहले एक हमें वैध मुद्रा को समझना पड़ेगा, क्या होती है। अगर मैं आपको एक नोट की कॉपी, नोट की कॉपी मतलब एक नकली नोट बनाकर आपको देता हूँ, ठीक है, वो सेम टू सेम किसकी तरह दिखता है? असली की तरह दिखता है, ठीक है। और मैंने कहा ये 500 रुपये का नोट है और उस पर 500 रुपये लिखे हुए भी हैं, क्या आप उसे 500 रुपये मान लेंगे? नहीं मानेंगे डेफिनेटली। अगर मैं कहूँ कि मैं इसे 500 रुपये की का मूल्य प्रदान करता हूँ, आप मुझे इसे वापस कर दे, 500 रुपये मैं आपको दे दूंगा, तब आप मान लेंगे? तो हो सकता है आप इसे मान लें, ठीक है, तब हो सकता है आप कहें ठीक है मैं इसे 500 रुपये मान लेता हूँ, लेकिन उस 500 रुपये की वैल्यू जो दी है वो मैंने दी है और मैं ही उसे 500 रुपये मानूंगा। जब आप मुझे लौटाएंगे तभी मैं कहूँगा ठीक है मैं इसके लिए आपको ये सामान दे देता हूँ। तो मेरे लिए मतलब कि वो जो मुद्रा बनी है वो मुद्रा तो बनी है, मतलब जो कागज का टुकड़ा जो है वो मुद्रा तो बन गया है, लेकिन वो मुद्रा सिर्फ मेरे को ही चलाया जा सकता है, मेरे को ही दिया जा सकता है और किसी को नहीं दिया जा सकता। तो वैध मुद्रा का मतलब क्या होता है? जब एक मुद्रा को सरकार उसका मूल्य प्रदान करती है, जब एक मुद्रा को सरकार उसे मूल्य प्रदान करती है तो वो जो मुद्रा है वो वैध मुद्रा बन जाती है। 500 रुपये के जो पहले के नोट थे, पुराने नोट, वो पहले वैध मुद्रा हुआ करते थे, क्योंकि सरकार ने कहा था कि उस पर जो वैल्यू लिखी हुई है, उस पर जो मूल्य लिखा हुआ है उसके समान मूल्य सरकार उसे प्रदान करती है। लेकिन सरकार ने करा क्या, उस मूल्य को वापस ले लिया। जैसे ही मूल्य को वापस लिया तो वो जो 500 रुपये के नोट थे वो वैध मुद्रा नहीं रही। बात क्लियर है? तो विमुद्रीकरण का मतलब क्या हो गया? विमुद्रीकरण का मतलब हो गया किसी नोट को वैध मुद्रा के दर्जे से हटाना। जब कोई मुद्रा को वैध मुद्रा के दर्जे से हटा दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं विमुद्रीकरण, वैध मुद्रा के दर्जे से हटाना। ये बात क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब सरकार क्यों करती है विमुद्रीकरण? इसका कारण है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना। इसके अलावा क्या कारण है? इसका कारण टेरर, आतंकवादी जो निधि है उसको रोकना, और रोकड़ रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना।
आतंकवादी निधि, ये मैंने गलत लिख दिया, टेरर फंडिंग को रोकना। और ऐसे ही क्या है, रोकड़ रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना। ये पॉइंट समझ आ गए। ये तो इसके उद्देश्य होते हैं। उद्देश्य आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं दे रखे हैं, विशेषताएं दे रखी हैं। तो विशेषताएं देख लेते हैं इसकी, ध्यान से समझना। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा और क्लास खत्म हो जाएगी। ये भी इसके 4 पॉइंट हैं। कौन कौन से हैं? कर प्रशासन है एक तो। कर प्रशासन का मतलब क्या होता है ये भी समझते हैं। पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं सारे। रोकड़ रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना, ऐसे ही एक पॉइंट है टेरर फंडिंग को, आतंकवादी निधि को रोकना। ये भी एक विशेषता है। नहीं, एक है औपचारिक, जो मुद्रा है उसे मुद्रा को औपचारिक व्यवस्था में लाना। थोड़ी जगह मैंने बचा ली, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही होगी शायद समझने में। आगे देखते हैं, 4th पॉइंट है। 4th पॉइंट मेरे ख्याल से यही दे रखा है, आतंकवादी निधि को रोकना। कोई और पॉइंट दे रखा है? अब एक बार बताना कोई मुझे, मेरे को एक पॉइंट याद नहीं आ रहा है। यही है, चलो ठीक है, थैंक यू। ये नया पॉइंट है, ये मतलब नया टॉपिक जुड़ा था इसी साल, आतंकवादी निधि को रोकना। चलो एक एक करके पॉइंट पढ़ लेते हैं सारे। कर प्रशासन का मतलब होता है कर पर नियंत्रण करना। अब देखें, एक व्यक्ति था जिसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन सरकार को नहीं बताया उसने कितना पैसा कमाया। जब सरकार को नहीं बताया तो सरकार ने उससे ये नहीं कहा कि कर तो दे दे मुझे, तो कर नहीं मांगा सरकार ने, ठीक है। ऐसा करके उसने कर बचा लिया। अब क्या हुआ, सरकार ने कहा अब आपके पास जितने भी पुरानी करेंसी है, पुरानी जितनी भी मुद्रा है, उसको बदलना पड़ेगा आपको, ठीक है। वरना क्या होगा, वो सारी मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी, वो कागज के नोट के समान हो जाएगी, बाद में उसकी कोई मूल्य नहीं रहेगा। फिर उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, वो व्यक्ति तरीका ढूंढेगा उस पैसे को क्या कराने के लिए, नए नोटों में बदलवाने के लिए, ठीक है। और नए नोटों में उसे बदलवाने का एक ही तरीका है कि वो सरकार को बताए कि उसके पास पैसा कितना है। लेकिन जैसे ही वो सरकार को ये बात बताएगा कि उसके पास पैसा कितना है, तो सरकार कहेगी लाओ कर दो इस पे तो आपने कर ही नहीं दिया। अगर आपने इतना पैसा कमाया तो कर कहाँ दिया है, दिखाओ मुझे, प्रूफ दिखाओ, सरकार ऐसे कहेगी। तो इससे क्या हुआ, जब सरकार विमुद्रीकरण करती है तो लोगों को अपनी अघोषित आय की घोषणा करनी पड़ती है। किस आय की घोषणा करनी पड़ती है? अघोषित आय की, जिस आय की घोषणा उनने नहीं करी, अघोषित आय, ठीक है। यानी कि उसकी घोषणा करनी पड़ेगी, और घोषणा करने के बाद उस पर कर का भुगतान करना पड़ेगा। तो विमुद्रीकरण से क्या हो गया, कर का प्रशासन हो गया, कि जिन लोगों ने कर का भुगतान नहीं करा है उनको भी कर का भुगतान करना पड़ेगा। बात क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं, रोकड़ रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना। विमुद्रीकरण के बाद लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना बैंकों में रखना शुरू कर देते हैं और व्यवहारों को डिजिटल माध्यम से करना शुरू कर देते हैं। जिससे क्या होता है, रोकड़ रहित अर्थव्यवस्था प्रोत्साहित होती है, उसको प्रोत्साहन मिलता है, उत्तेजना मिलती है। ऐसे ही मुद्रा को औपचारिक व्यवस्था में लाना। अब पैसा जो है, ट्रांजैक्शन जो है, या कहीं व्यवहार जो हो रहे हैं पैसे से संबंधित, वो सब औपचारिक माध्यम के जरिए हो रहे हैं। औपचारिक माध्यम की वजह से होने से क्या होगा, सरकार को पता लगता रहेगा पैसा कैसे कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। और बैंकों में ज़्यादातर पैसा रहेगा, औपचारिक व्यवस्था है तो औपचारिक व्यवस्था अगर एक पैसा, अगर आपका जो पैसा है वो औपचारिक व्यवस्था में शामिल हो जाता है, तो इसका मतलब वो बैंकों में ज़्यादा रखा जा रहा होगा। अगर बैंकों में पैसा रखा जाता है तो इससे एक फ़ायदा और मिलता है, मुद्रा निर्माण। आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। एक व्यक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा का निर्माण, मतलब कि जो बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्रा का निर्माण कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं आसानी से, ठीक है। और लोन देना भी क्या है, मुद्रा निर्माण का एक तरीका है। आगे देखते हैं, एक है आतंक निधि को रोकना। थोड़ा मैं पानी पी लूँ।
देखें ज़रा, चौथा पॉइंट आपको मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर होगा, आतंक निधि को रोकना। अब क्या है, जो पैसा आतंकवादियों को हमला करने के लिए दिया गया था, वो पैसा सारा क्या हो जाएगा, विमुद्रीकरण के बाद उस जो मुद्रा है वो मुद्रा सब नकली करार कर दी जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई मूल्य नहीं रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आतंक निधि बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। बात क्लियर है। इसके बाद आपको ये पेज अजीब सा लग रहा है, ये देखना जरा, मैं इस पे कुछ लिखने वाला हूँ, आप ये बताना मुझे पढ़ने में आ रहा है या नहीं आ रहा। एक लास्ट टॉपिक रह गया, नई आर्थिक नीति का ओके। तो भारतीय व्यवसायों पर नई आर्थिक नीति का क्या प्रभाव पड़ा, वो प्रभाव पढ़ लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खत्म हो जाएगा सारा। कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से, जो कि आपके साथ ही पता नहीं क्यों होती है, हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। चलो देखते हैं आगे। तो व्यवसायों पर नई आर्थिक नीति के कुछ प्रभाव पड़े हैं। क्या क्या पढ़े, एक एक करके लिख देता हूँ मैं सारे, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। एक पढ़ है, प्रतियोगिता बढ़ी है। क्या हुआ है, प्रतियोगिता बढ़ी है। पहले क्या था, चलो एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ, फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले क्या था, भारत की जो फर्म थी, भारत के जो व्यवसाय थे, उनका भारत के ही व्यवसायों के साथ प्रतियोगिता करना हुआ करता था। लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण हुआ, वैश्वीकरण से क्या हुआ, दूसरे देशों की फर्में, दूसरे देशों के व्यवसाय भारत में आए, और प्रतियोगिता अब जो स्थानीय व्यवसायों से थी वो किससे हो गई, अब व्यावसायिक व्यवसायों से हो गई। तो पहले व्यवसायों की प्रतियोगिता सिर्फ स्थानीय फर्मों से हुआ करती थी, स्थानीय संगठनों से हुआ करती थी, और अब विदेशी फर्मों से भी है। तो प्रतियोगिता बढ़ी है, ग्राहकों के मांग क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ग्राहकों के मांग क्षेत्र में वृद्धि का मतलब क्या है, पहले ग्राहकों को ना जानकारी नहीं मिलती थी, कोई नया उत्पाद आया कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी। अब क्या हुआ, जब वैश्वीकरण वगैरह हो गया तो तकनीक का आदान प्रदान हुआ, लोग ग्राहकों के पास सूचना आसानी से पहुंचने लगी, तो सूचना आसानी से पहुंचने की वजह से अब ग्राहकों का मांग क्षेत्र बढ़ गया है। ठीक है, आप ही के साथ हो रही है कपिल ये बफरिंग, मेरे ख्याल से किसी और के साथ बफरिंग हो रही है, सबके पास क्लियर आ रहा है, या फिर एक बार यस करके मैसेज टाइप कर देना अगर सबके पास आ रहा है। ठीक है, लोकेश के पास बफरिंग नहीं हो रही है, क्लियर है। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है कपिल शर्मा, आपके भी नेटवर्क में प्रॉब्लम है आज। आप किसी को गाना सुनाई दे रहा है कोई? मैं कह रहा हूँ आपको किसी को गाना सुनाई दे रहा है, क्योंकि मुझे एक गाना सुनाई दे रहा है यहाँ पर जो मेरे कहीं आसपास बज रहा है। चलो नहीं दे रहा होगा शायद। देखो, तेजी से हो रहा तेजी से हो रहा तकनीकी वातावरण परिवर्तन, तेजी से हो रहे तकनीकी वातावरण में परिवर्तन है। नई आर्थिक नीति से हुआ क्या, तकनीक जो है एक देश की दूसरे देश में बड़ी आसानी से ले जाई जा सकती है, जिससे क्या हो रहा है, तेजी से तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, तकनीकी वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं। ये भी बात क्लियर है। अब क्या है, जब तकनीक में परिवर्तन हो रहे हैं, नई नई तकनीक आ रही है, तो होगा क्या, इससे जरूरत होगी विकसित मानव संसाधन की, विकसित मानव संसाधन की। देखिए, आज व्यवसाय इतना ज़्यादा जटिल हो गया है जिसको एक साधारण व्यक्ति नहीं चला सकता। अब एक विकसित मानव संसाधन की ज़रूरत है, यानी कि जो ज़्यादा कठिनाइयों को आराम से झेल सकता है और एक व्यवसाय को चला सकता है। 3 पॉइंट रह गए हैं बस, अब ये तो रह गया, इसमें कितने पॉइंट थे, नहीं 6 हैं, इंग्लिश में 7 लिखवा रखी है मैंने।
अगला पॉइंट देखते हैं, बाजार प्रधान। पहले व्यवसाय जो थे वो बनाते थे जो कि वह बेचना चाहते हैं, लेकिन अब क्या है, अब जो है व्यवसाय वो बनाते हैं जो कि बाजार चाहता है। बाजार का मतलब यहाँ पे ग्राहकों से है, ग्राहकों के अनुसार ही व्यवसाय अब उत्पादन करते हैं और उत्पाद बनाते हैं। अगला पॉइंट रह गया है लास्ट, बजटीय सहायता में कमी। सरकार की बजटीय सहायता में कमी आई है नई आर्थिक नीति की वजह से। आपको बताया था ना, जो हमारा प्राइवेटाइजेशन हुआ है यानी कि निजीकरण हुआ है, निजीकरण की वजह से क्या हुआ है, सरकारी क्षेत्र जो थे वो निजी क्षेत्र के पास चले गए। सरकार क्या हुआ करता था, उसके उपक्रम होते हैं, उसके लिए सरकार बजट बनाती है। अब सरकार को सभी उपकरणों के लिए बजट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका निजीकरण कर दिया गया है। तो इससे क्या है, बजटीय सहायता में कमी आई है। सारे पॉइंट सभी को क्लियर है? इस पूरे चैप्टर में किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे। ये चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। अच्छा, विकसित मानव संसाधन का मतलब है एक ऐसे मानव संसाधन जो कि कठिनाइयों को झेल सकते हैं और जो जटिलताएं हैं व्यवसाय की उनको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, एक व्यक्ति है जो एक कंपनी में काम करता है, वो कंपनी जो है पुरानी तकनीक का प्रयोग कर रही है। उसका जो टर्नओवर है साल का, वो मान लेते हैं सिर्फ 2 लाख रुपए साल में, नहीं 2 लाख तो ज़्यादा कम हो गया, 10 लाख मान लेते हैं, 10 लाख का वो विक्रय कर पाती है। वो व्यवसाय का स्तर छोटा है, उसको उसकी तकनीक जो है वो पिछड़ी हुई है एक तरीके से, और उस तकनीक पे व्यवसाय चलता जा रहा है। अब बाजार में ऐसे व्यवसाय आ गए हैं जिनका टर्नओवर ही यानी कि साल का जो विक्रय होता है वो 100-100 करोड़ होता है। उनकी तकनीक बहुत ज़्यादा विकसित है, ऐसी ऐसी तकनीक का प्रयोग करते हैं वो कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, जो कि एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता। उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए सीखना पड़ेगा, कोर्सेज करने पड़ेंगे। तो अब ऐसे मानव संसाधन की ज़रूरत है जिन्हें ये तकनीकी जो ये टेक्निकल टीम है, यानी कि जो तकनीकें हैं उनको समझ, उनको चलाना आता है, उनका प्रयोग करना आता है और व्यवसाय समझना आता है, तो वही व्यवसाय को चला सकते हैं। तो विकसित मानव संसाधन समझ रहे हैं, ऐसे मानव संसाधन जो कि व्यवसाय की कठिनाई को समझ सकते हैं और व्यवसाय जो कठिन मतलब जो व्यवसाय की विभिन्न तकनीकें हैं उनको समझ सकते हैं और उनका उपयोग करते हैं, वही व्यवसाय को चला सकते हैं। बात क्लियर है? यहाँ पे पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, विकसित मानव संसाधनों की आवश्यकता। अब समझ आ जाएगी आपको। तो व्यवसाय को चलाने के लिए अब विकसित मानव संसाधनों की आवश्यकता है। किसी को और कुछ पूछना है? कोई भी पूछ